So you will have this code already written here. आप देख रहे होंगे यहाँ पे public class, my class, public static void main, string, args, square brackets, and something is written here. So ये जो कोडिंग वाले देखिए यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे ओपन है, इसका पेयरिंग यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ये वाला कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे ओपन है, इसका पेयरिंग यहाँ पे क्लोज हो रहा है. So first of all, note down important thing is that whenever you create a block of code, so how do we create a block of code? We use curly brackets. ठीक? So curly brackets are used to create a block of code. So whenever you create a block of code, you should use opening and closing curly brackets. The pair has to be maintained. If you are unable to maintain the pair, then there will be some exception in the program. So यहाँ पे public class my class लिखा है, तो आप my class को change कर सकते हैं. You can change the name से my class ही रहने दीजिए. अगर आपको दूसरा कोई नाम लिखना है तो लिख सकते हैं. So it's just an identifier name. So we'll follow the conventions of writing the identifier name. So we had already discussed it in the earlier classes that the convention is very simple, that the class names should start with capital letters and there cannot be any spaces between the words present in the identifier name. यहाँ पे देखिएगा कोई spaces नहीं है इसमें. Whenever there is a change in the word, we put a capital letter. तो यहाँ पे my में M capital है तो class में C capital है. So this is a convention that we follow. लेकिन जो rule follow करना ये है identifier naming का कि starting name, the starting letter should be an alphabet. So यहाँ पे starting letter जो है वो alphabet है. There is a M, capital M. And also हम underscore भी use कर सकते हैं. बीच में जो है आइडेंटिफायर नेम के बीच में स्पेसेस नहीं दे सकते हैं. ये जैसे मैंने यहाँ पे माई स्पेस क्लास लिखा है, ये गलत हो जाएगा. माई अंडरस्कोर क्लास लिख सकते हैं या माई क्लास को विदाउट एनी स्पेसेस लिख सकते हैं. तो ये आइडेंटिफायर नेमिंग कन्वेंशन हर एक चीज के लिए अप्लाई हो रहा है. जितने भी अपन यहाँ पे फंक्शंस या क्लासेस और भी बनाएंगे वो सभी में एप्लीकेबल है. तो सभी का ये व्यू सभी का ओपन है. यहाँ पे मैंने पहला लिंक को क्लिक किया था. So everybody is there in this particular tab. Yes. हाँ ठीक. अब कमेंट में भी यस लिख सकते हैं. जैसे मैं रिप्लाई करना हो तो कमेंट में भी रिप्लाई कर सकते हैं. ठीक. So this is the name of the class. So it will follow the identifier convention. So here we have followed the identifier convention. Public एक स्पेसिफायर है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस मोड स्पेसिफायर. ठीक. तो पब्लिक का मतलब है एक्सेस मोड स्पेसिफायर. ठीक है. तो पब्लिक जो है, अब 3 टाइप का एक्सेस मोड स्पेसिफायर होता है. पब्लिक होता है, प्राइवेट होता है एंड प्रोटेक्टेड होता है. इसमें से पब्लिक और प्राइवेट ही जावा में एप्लीकेबल है, प्रोटेक्टेड एप्लीकेबल नहीं है. ठीक है. तो प्रोटेक्टेड जो कीवर्ड है वो C++ में यूज किया जाता था, जो जावा में यूज नहीं होता है. ठीक है. हम उसको यूज नहीं करेंगे. हम लोग पब्लिक या प्राइवेट ही यूज करते हैं. उसमें से पब्लिक सबसे ज्यादा यूज होता है. ठीक है. प्रोटेक्टेड कीवर्ड भी हम यूज कर सकते हैं चाहे तो. यू कैन यूज अ प्रोटेक्टेड कीवर्ड ऑल्सो, बट वो हर जगह यूज नहीं किया जा सकता. ठीक है. पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड तीनों यूज कर सकते हैं. ठीक है. तीनों कीवर्ड्स हैं. पब्लिक एक कीवर्ड है, प्राइवेट एक कीवर्ड है एंड प्रोटेक्टेड एक कीवर्ड है. तीनों को यूज किया जा सकता है. उसकी एप्लीकेबिलिटी हम लोग एक एक करके देखेंगे बाद में. मैं कुछ बेसिक चीजें समझा देता हूँ, उसके बाद फिर हम डिटेल में इस पर डिस्कशन करेंगे. तो अभी हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, इस कोडिंग वाले सेक्शन को मैंने क्लियर अप कर दिया. और जो मेन फंक्शन लिखा हुआ है, उस मेन फंक्शन के नीचे मैं जो है जगह को खाली किया मैंने. और उस मेन फंक्शन के अंदर में उसका जो बॉडी है, आप देखिए ऑब्जर्व करेंगे, ये कर्ली ब्रैकेट से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कोडिंग ब्लॉक. तो मेन का कोडिंग ब्लॉक ये है, माई क्लास का कोडिंग ब्लॉक ये है. ठीक. यू कैन अंडरस्टैंड दिस. कोडिंग ब्लॉक से क्या मतलब है मेरा.
जहां पे भी आप कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करते हैं दैट बिकम्स अ कोडिंग ब्लॉक। तो ये जो ब्लॉक ऑफ कोड हम बना रहे हैं, माई क्लास का ये पूरा बाउंड्री है कह सकते हैं एक तरीके से। ये जो कलर्ड एरिया है, जो हाईलाइटेड एरिया है, दिस इज द वर्किंग एरिया ऑफ माई क्लास। इसमें माई क्लास का जो बाउंड्री है वो यही है। बाउंड्री कर्ली ब्रैकेट से शुरू होता है और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट में बंद हो रहा है। तो दिस इज द बाउंड्री इन विच माई क्लास एग्जिस्ट। तो ये जो हम कह रहे हैं कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज कर रहे हैं, दिस इज द definition of the coding block. Definition of the coding block. We are defining the coding block. अब डिफाइनिंग द कोडिंग ब्लॉक का क्या मतलब होगा कि इस पर्टिकुलर कोड के अंदर, इस ब्लॉक के अंदर जो भी हम कोड लिखेंगे उसको हम माई क्लास से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो ये जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस इज द कोडिंग ब्लॉक विच इज बीइंग आइडेंटिफाइड बाय माई क्लास। सो माई क्लास करके अपन ने जो बनाया है आइडेंटिफायर, that represents the entire coding block here. ये पूरा का पूरा कोडिंग ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद मेन करके अपन ने यहाँ पे जो बनाया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस कोडिंग ब्लॉक को। सो मेन इज द आइडेंटिफायर यूज टू आइडेंटिफाई दिस कोडिंग ब्लॉक। ठीक, तो मेन हम जहां जहां पे भी यूज करेंगे ये कोडिंग ब्लॉक वहां वहां पे अप्लाई हो जाएगा। वैसे ही माई क्लास जहां जहां पे हम यूज करेंगे ये पूरा कोडिंग ब्लॉक वहां वहां पे अप्लाई हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब यहाँ पे ऑब्जर्व करना है, देयर इज सम डिफरेंसेस। अब यहाँ पे देखेंगे कि माई क्लास को जब हम लिख रहे हैं तो यहाँ पे हम क्लास करके कीवर्ड यूज कर रहे हैं। तो आपने जो सी में पढ़ा होगा स्ट्रक्ट के बारे में, स्ट्रक्ट को अगर हटा दें क्लास से तो दैट बिकम्स द सेम थिंग। तो स्ट्रक्ट को अगर हटा दें, सी प्लस प्लस में अगर आप स्ट्रक्ट को हटा के क्लास लिख देते हैं तो दैट मीन्स द सेम थिंग। ठीक, so what we are using actually, हम struct किस में यूज करते थे? Can anybody tell me why did we use struct C में? C लैंग्वेज में struct करके आपने यूज किया होगा ना, struct करके कीवर्ड है यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा आपको लिख के बताता हूँ। Sir, to store different data types in one variable. हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। इससे हम जो है क्या कर रहे थे, वी वांटेड टू कीप वेरियस डेटा टाइप्स, द वेरिएबल्स ऑफ वेरियस डेटा टाइप्स इनटू ए सिंगल यूनिट, है ना। हम उसको सिंगल यूनिट में रखना चाहते थे। तो जैसे हम स्ट्रक्ट कभी बनाते थे, बनाए होंगे आपने, जैसे मैं यहाँ पे सैंपल कोड बना रहा हूँ स्ट्रक्ट ए। तो यहाँ पर ने स्ट्रक्ट का जो है ये बॉडी बनाया था, इसमें सेमीकोलन लगता था। उसके बाद अपन ने यहाँ पे कुछ इंटीजर वेरिएबल्स बनाया, जैसे एस नेम या रोल नंबर, ठीक है। फिर अपन ने ऐसे कुछ बनाया, एस नेम 100 कैरेक्टर्स का स्टूडेंट नेम, ठीक है। तो अपन ने जैसे स्ट्रक्ट को जैसे नाम दिया जैसे स्टूडेंट, ठीक है। याद आ रहा है हम लोग ऐसे बनाते थे सी में, यहाँ पे स्ट्रक्ट डिक्लेयर करके स्टूडेंट बनाया अपन ने, उसके बाद फिर कर्ली ब्रैकेट बनाया, उसके अंदर में अपन ने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए। तो अब इसमें क्या फायदा क्या होता था कि हम स्टूडेंट नेम यूज करके, जैसे मैंने S1 बना लिया, याद है ऐसे बनाते थे, ठीक है। प्लीज मुझे फीडबैक देते जाइएगा, अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं फिर से समझाऊंगा, ठीक है। तो होपफुली ये समझ में आ रहा है। हम लोग ऐसे ही किया करते थे, आप लोगों ने बनाया होगा प्रोग्राम। जैसे अगर अपने स्ट्रक्ट स्टूडेंट बनाया है, उसमें अपन ने रोल नंबर और उसका स्टूडेंट का नेम को रखा है। तो दिस इज द स्टूडेंट रोल नंबर, दिस इज फॉर स्टूडेंट नेम, और उसको एक पूरा यूनिट में बना, यूनिट में कन्वर्ट किया, यूनिट नेम इज स्टूडेंट। अब स्टूडेंट को यूज करके मैं अगर S1 करके कोई वेरिएबल बना रहा हूँ, हम क्या बोलते थे, S1 इज एन ऑब्जेक्ट। अब हम उसको क्या बोलते हैं, S1 इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप स्टूडेंट। तो इसमें हम कैसे लिखते थे, इसको समझने के लिए कैसे बोलते थे, S1 इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप स्टूडेंट, ठीक है। ऑब्जेक्ट या वेरिएबल ऑफ टाइप स्टूडेंट। जैसे हम इंट रोल नंबर बना रहे हैं, वैसे स्टूडेंट S1 बना लिया। इंट यहाँ पे डेटा टाइप है, RNO जो है उसका वेरिएबल नेम है, वैसे स्टूडेंट यहाँ पे डेटा टाइप है और S1 जो है उसका वेरिएबल नेम हो गया। ठीक, यहाँ तक सबको क्लियर है? इतना तो समझ में आ रहा होगा, ऑलरेडी अपन ने किया हुआ है। Yes, sir.
यस सर। गुड गुड। ठीक है, आप इसमें मैसेजेस में भी टाइप करिएगा, so that I can understand that you are getting the concept. तो इसमें क्या एडवांटेज क्या मिलता था हमको कि S1 जहां जहां पे भी यूज होगा वहां वहां पे रोल नंबर और एस नेम यूज कर सकते हैं। तो हम इसको कैसे लिखते थे, S1 डॉट लगाते थे RNO, हमने बोला कि रोल नंबर 111, ठीक है, फिर बोला कि S1 डॉट एस नेम, जैसे S1 डॉट एस नेम कॉमा, जैसे अपन ने बोला कि यहाँ पे अमित कुमार, ठीक है, ठीक। तो हमने यहाँ पे क्या किया, S1 के रोल नंबर को 111 से फिलअप कर दिया, S1 का एस नेम को अमित कुमार से फिलअप कर दिया, ठीक। तो हम यहाँ पे हम क्या करते थे, S1, अब फायदा क्या हुआ मुझे S1 बनाने का कि जहां जहां पे भी S1 हम यूज करेंगे वहां वहां पे भी मुझे रोल नंबर और उसका नेम एस नेम मिलेगा, रोल नंबर और एस नेम हमको वहां वहां पे मिलते जाएगा। इससे एडवांटेज क्या होता था, बहुत सारे हमको अलग अलग वेरिएबल्स बना के उसका एरे बना के रखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हम अगर सोचिए हम एक और स्टूडेंट बना लेते हैं S2, तो हम S2 का रोल नंबर रख सकते हैं स्टोर करके, और S2 का जो एस नेम है उसको सेट कर सकते हैं विद से विद नेम, ठीक। तो S1 एक स्टूडेंट हो गया, S2 एक स्टूडेंट हो गया, ऐसे करके हम n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बना सकते हैं, सबका रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। तो हमको एडवांटेज मिलता था। अगर यही चीज अगर हम लोग स्ट्रक्ट यूज नहीं करते तो RNO1, RNO2, RNO3 ऐसे करके 100 रोल नंबर बनाना पड़ता है अगर 100 स्टूडेंट्स हैं। फिर SNAME1, SNAME2, SNAME3 करके 100 SNAMEs बनाते, फिर RNO1 में एक डेटा स्टोर करते, SNAME1 में एक डेटा स्टोर करते, फिर RNO2 में, ऐसे करके। तो आपका कोड क्या होता, बहुत बड़ा हो जाता और फिर आपको उसको मेंटेन करने में दिक्कत होती। फिर अपन ने एक और एडवांटेज इसमें आपने देखा होगा, जैसे अगर मुझे 100 स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए, जैसे S3 करके मैं बना रहा हूँ, आई वॉन्ट टू स्टोर 100 स्टूडेंट्स डेटा, मैं सिर्फ क्या करूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट में 100 उसका एरे बना लूंगा। तो दिस विल हेल्प मी टू क्रिएट 100 स्टूडेंट्स, आई कैन स्टोर 100 स्टूडेंट्स डेटा। कैसे स्टोर करना है, सेम प्रोसेस होता है। जैसे हम इंडेक्स नंबर आई ले लेंगे, उसमें एस जो रोल नंबर है उसको हम यूजर से इनपुट लेते जाएंगे, उसको स्टोर करते जाएंगे, और सेम चीज जो है S3 स्क्वायर ब्रैकेट में आई करके एस नेम यूज करके यू कैन गेट द डेटा, यू कैन फिल द डेटा ऑफ ऑल द 100 स्टूडेंट्स। तो ये एडवांटेज हमको मिलता था स्ट्रक्ट यूज करने का। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट। ये तो यस सर। है ना, C++ में ऑलरेडी हमने किया हुआ था। कि किसी को इसमें कोई डाउट है क्या? तो स्ट्रक्ट के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब इसी चीज को अगर सोच लीजिए, अब ये सेम चीज है ना, ये कोड सेम है, बस मैं स्ट्रक्ट की जगह लिख देता हूँ क्लास, बस मैंने और कुछ नहीं किया, स्ट्रक्ट के बजाय मैंने क्या लिख दिया, क्लास। अब ये पूरा कोड आप C++ में रन करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो स्ट्रक्ट के जगह अगर क्लास लिख देते हैं तो भी उसका मीनिंग सेम रहता है, एक्चुअली उसका जो एप्लीकेबिलिटी है ना वो सेम रहता है। कि स्टूडेंट नाम से हमने एक डेटा स्ट्रक्चर बनाया जिसमें रोल नंबर और एस नेम रखा हुआ है, तो इट विल हेल्प मी टू मेंटेन द स्टूडेंट्स रिकॉर्ड, ठीक है। तो अगर हमने क्लास बना लिया तो स्टूडेंट नाम से क्लास बन चुका है दैट कैन स्टोर रोल नंबर एंड एस नेम। तो स्टूडेंट नाम से मैं जो है ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, S1, S2, आई कैन क्रिएट एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, आई कैन डू मेनी थिंग्स अबाउट फ्रॉम यूजिंग स्टूडेंट। इससे एडवांटेज क्या मिलता है, इकट्ठा एक जगह हमको जो है एक प्रॉपर फॉर्मेटेड वे में, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में हम जो है रिकॉर्ड क्रिएट करके रख सकते हैं बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट, ठीक है। तो ये चीज आप जो चीज हम स्ट्रक्ट करके C में यूज कर रहे थे, उसी चीज को आप क्लास करके C++ में अप्लाई कर सकते हैं।
इसमें एक और एडवांटेज दे दिया गया था। सी प्लस प्लस में क्या किया था, सी के ऊपर एक एडवांटेज दिया था कि स्ट्रक्ट आप यूज कर रहे थे उसको क्लास बना दिया। तो स्ट्रक्ट भी यूज कर सकते हैं सी प्लस प्लस में, लेकिन उसको एक नया नेम दिया गया क्लास। उसके साथ साथ क्या कर दिया गया कि आप यहाँ पे कुछ फंक्शंस डाल सकते हैं, मेथड, जिसको मेंबर मेथड बोलते हैं। जैसे मैंने बोला फिल RNO, ठीक है। ये सोच लीजिए इसमें कुछ कोड मैंने लिखा जो रोल नंबर को फिल करने के लिए यूज करते हैं, एक void fill sname, ये sname यूज करने का कोई कोड होगा इसके अंदर। अब देखिए इसमें क्या बढ़िया चीज आ गया कि हम क्या कर सकते हैं, हम लोग डेटा तो स्टोर कर ही सकते हैं। तो इनको हम क्या बोलेंगे, मेंबर डेटा, इनको हम मेंबर डेटा बोलेंगे। किस चीज का मेंबर, स्टूडेंट का मेंबर, ठीक है। तो दीज टू आर द डेटा मेंबर्स ऑफ स्टूडेंट, ठीक। तो हम क्या बोलेंगे, दीज टू आर द डेटा मेंबर्स ऑफ क्लास स्टूडेंट। एंड व्हाट आर दीज, दीज आर द मेंबर मेथड्स, मेंबर मेथड या फंक्शन ऑफ स्टूडेंट क्लास। दीज आर द मेंबर मेथड्स और फंक्शन, मेंबर फंक्शन ऑफ स्टूडेंट क्लास। हम लोग मेथड्स करके यूज करते हैं क्योंकि जावा में हम ये वर्ड को ज्यादा यूज करेंगे, मेथड्स मेथड्स बोलते हैं। बेसिकली वो फंक्शन ही है तो कुछ नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ, RNO एंड sname आर मेंबर डेटा, fill RNO fill sname आर मेंबर फंक्शंस या मेंबर मेथड ऑफ विच क्लास, स्टूडेंट क्लास। तो अब एडवांटेज क्या मिल गया मेरे को, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोड में एडवांटेज मिला कि ये जो अभी मैं कोड लिख रहा था, जैसे मैंने S1 नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया और मैं उसको फिलअप करना चाहता हूँ, तो S1 डॉट फिल RNO कॉल कर लिया, तो S1 का रोल नंबर फिल हो गया, उसमें जो कोड है वो रन हो गया। S1 डॉट फिल sname, तो ये sname फिलअप हो गया, ठीक। सिमिलरली आप स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लीजिए S2, अब S1 डॉट फिल S2 डॉट फिल RNO लिखिए तो S2 फिलअप हो जाएगा। S2 डॉट फिल sname लिखिए तो फिल sname वाला कोड रन हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही आप स्टूडेंट क्लास का से आपने एरे बना लिया और एक फॉर लूप वगैरह चला लिए, उसमें S3 ब्रैकेट के अंदर I डॉट फिल RNO, इससे क्या होगा कि रोल नंबर फिल हो जाएंगे, 100 रोल नंबर फिल हो जाएंगे हर एक अलग अलग ऑब्जेक्ट के अंदर में, और 100 नेम्स फिलअप हो जाएंगे। ये कोड कितना सिंपल होते जा रहा है, देखिए 100 स्टूडेंट्स का डेटा मेरे को फिलअप करना पड़ा, एक सिंपल सा फॉर लूप लगाए। देखिए एक फॉर लूप के अंदर होगा, फॉर लूप कैसे दिखेगा, फॉर I इक्वल टू 0, I लेस देन 100, I प्लस प्लस, ये फॉर लूप होगा। इस फॉर लूप के अंदर इसको रख देंगे, बहुत सिंपल। इससे हमको एक बहुत बड़ा एडवांटेज क्या मिल रहा है कि एक ही जगह सब कुछ हमको मिल जा रहा है, कोड अपना सिंपल होते जा रहा है, सिंप्लीफाई होते जा रहा है, ठीक। तो ये देखिएगा इससे क्या हो रहा है कि हम लोग 100 स्टूडेंट्स को मैनेज कर सकते हैं बस जस्ट यूजिंग S3। S3 स्क्वायर ब्रैकेट में I लगा दीजिए, I का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 100 तक, 99 तक जाएगा, 0 to 99। 100 स्टूडेंट्स का डेटा हम मैनेज कर पा रहे हैं जस्ट बाय यूजिंग S3, ठीक। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है कि हम जो है इस टाइप से चीजों को मैनेज कर सकते हैं जब हम क्लासेस यूज करना शुरू करते हैं, ठीक। तो क्लास यूज करने से हमको क्या एडवांटेज मिलता है, हम डेटा को भी स्टोर करके रख सकते हैं, उसके मेंबर मेथड्स को भी स्टोर करके रख सकते हैं, सो दैट दीज मेंबर मेथड्स कैन यूज दिस डेटा। फिल RNO क्या करेगा, रोल नंबर को यूज करेगा। फिल sname क्या करेगा, sname को यूज करेगा। ऐसे आप शो RNO, शो sname ऐसे भी यूज कर सकते हैं, फंक्शंस बना सकते हैं, ठीक है, जैसे स्टेप से। तो आप अपनी मर्जी का जितना भी मेंबर फंक्शन चाहें वैसे बना सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ कोड होगा जो शो करेगा रोल नंबर को, इसमें sname है, शो sname, इसमें कुछ कोड होगा जो sname को शो करेगा। अगेन दीज आर मेंबर मेथड, मेंबर मेथड ऑफ विच क्लास, क्लास स्टूडेंट, ठीक है। तो कोई भी क्लास में, अब इसमें प्रॉपर्टी याद रखिएगा, किसी भी क्लास के अंदर में डेटा मेंबर्स हो सकते हैं
और मेंबर मेथड्स हो सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज का क्या ध्यान रखेंगे कि दीज मेंबर मेथड्स जो हैं दे कैन एक्सेस ओनली दीज डेटा मेंबर्स, ठीक है। ये मेंबर मेथड जो हैं क्लास के बाहर में कोई भी अगर अपने वेरिएबल्स बनाए हैं उनको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ये जो मेंबर मेथड्स हैं these are dedicated to this class only, so they can only access these member data. Access member data मतलब they can read, they can edit, or they can change the member data. They can read the member data, they can change the member data, ठीक है। तो fill RNO fill SNAME क्या कर रहा है, they are changing the member data. Show RNO show SNAME क्या कर रहा है, they are showing or displaying or reading the member data, ठीक। तो डेटा मेंबर्स, मेंबर डेटा को डेटा मेंबर्स भी बोला जाता है, इसको हम डेटा मेंबर्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब मतलब कहने का हेर फेर और कुछ नहीं है तो मेंबर्स ही हैं। इनको डेटा मेंबर्स या मेंबर डेटा बोला जाता है। इसको मेंबर मेथड्स या मेंबर मेथड्स भी बोलते हैं, मेंबर फंक्शंस बोल सकते हैं या फंक्शन मेंबर, ठीक। So the concept is the concept clear? Data members and member function क्या होते हैं, क्लास क्या होता है, इसका बेसिक आइडिया समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। जी ठीक। कोई भी अगर डाउट है ना प्लीज आप लोग जो है मुझसे शेयर करें, अपने कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है, सो दैट आई कैन रिस्पॉन्ड टू इट। तो क्लास बनाने का तात्पर्य क्या है? द मेन यूटिलाइजेशन ऑफ क्रिएटिंग ए क्लास is to encapsulate the data members and member functions. encapsulate करने का फायदा क्या है? अभी अपन ने देखा फायदा क्या है, ये देखिए, आप जो है encapsulate करने के बाद आप एक उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ये क्या होगा, इसको बोलते हैं encapsulated एरिया ना। स्टूडेंट नाम से एक कैप्सूल जैसे बनाया अपन ने, इस कैप्सूल का जो डिफिनीशन है यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो ये हो गया उस आइडेंटिफायर को, क्लास का डेफिनेशन। तो इनकैप्सुलेटेड डेफिनेशन है ना, इनकैप्सुलेशन हो रहा है अपने यहाँ पे। इनकैप्सुलेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कैप्सूल बन रहा है, कैप्सूल में क्या होता है, दवाइयाँ रखी रहती हैं। तो दवाइयाँ क्या है, दवाइयाँ मतलब यहाँ पे डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन, ठीक। दवाई का देखिए, किसी भी कैप्सूल के अंदर में दवाई रखी रहती है तो दवाई का एक केमिकल कॉम्पोजिशन होता है, वो उसका हो गया डेटा मेंबर, ठीक है। किसी भी कैप्सूल के अंदर जो दवाई है वो हो गया उसका डेटा मेंबर, दैट इज द केमिकल कॉम्बिनेशन। और मेंबर फंक्शंस क्या होंगे, उस दवाई का एक्शन। जैसे अगर बुखार की दवाई है, उसका अगर आपने कैप्सूल खाया है तो उस कैप्सूल के अंदर में केमिकल होगा, दैट विल बी द डेटा मेंबर, और उसका एक्शन क्या होगा, आपका बुखार को कम करेगा, एनर्जेटिक का काम करेगा, तो वो हो गया उसका फंक्शन। बस यही आइडिया है एनकैप्सुलेशन का, जिसको हम अप्लाई करते हैं व्हाइल क्रिएटिंग क्लासेस, ठीक। तो क्लास, अब आप ऑब्जर्व करेंगे, मैंने जो एग्जांपल आपको दिया है, इट इज रिलेटेबल टू द रियल वर्ल्ड एंटिटीज, इट इज रिलेटेबल टू द रियल वर्ल्ड एंटिटीज। दैट इज व्हाई क्लास जो हम कहते हैं ना, इट इज एक्चुअली यूज्ड टू रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड एंटिटीज। रियल वर्ल्ड एंटिटीज को हम रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्लासेस का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज classes have the capability of encapsulation, and encapsulation is something which has the capability of having data and the functions related to the data. तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे, जैसे आप स्टूडेंट ने बनाया आपने, वैसे आप जो है रियल वर्ल्ड एंटिटी को ध्यान में रखते हुए कार बना सकते हैं। तो कार में क्या हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे सोच लीजिए मैंने कार बनाया, कार बनाने से मुझे डेटा मेंबर की क्या जरूरत पड़ेगी, जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि गियर नंबर, गियर एनओ, ठीक है। तो गियर नंबर हम यूज कर रहे हैं टू सेट द गियर, ठीक है। नंबर ऑफ जो है उसके कितने गियर्स हैं उसको सेट करने के लिए, उसमें हम से फॉर एग्जांपल इंट स्पीड इसको रख सकते हैं, ठीक है। ये अपना हो सकता है डेटा मेंबर्स। और कार के लिए हमको फंक्शंस क्या जरूरत पड़ती है, हमको जरूरत पड़ती है एक्सेलरेट, एक्सेलरेट हम कर रहे हैं तो एक्सेलरेट करते वक्त हमको गियर देना पड़ेगा और उसके हिसाब से उसका स्पीड चेंज होते जाएगा, ठीक है। और एक फंक्शन हो सकता है ब्रेक या अप्लाई ब्रेक, ठीक, ये उसके मेंबर फंक्शन बन सकते हैं। तो एक्चुअल जो कार है आपके रियल वर्ल्ड में, उसको भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग क्लास यूज करके, क्योंकि
किसी भी रियल वर्ल्ड एंटिटी में याद रखिएगा, किसी भी रियल वर्ल्ड एंटिटी में कुछ उसका डेटा होता है, एक पार्ट उसका डेटा पार्ट होता है और कुछ उसका होता है फंक्शन पार्ट। जैसे कार में जो है गियर नंबर, स्पीड, उसका इंजन का वो कॉन्फ़िगरेशन वगैरह वगैरह, वो उसका डेटा हो गया। और कार को चलाना, स्टार्ट करना, जैसे यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप ऐसे भी हो सकता है, अलग अलग फंक्शन जा सकते हैं। स्टार्ट द कार, इसका एक कुछ फंक्शन हो सकता है। स्टॉप द कार, उसका एक फंक्शन हो सकता है। ठीक है, इंजन स्टार्ट, इंजन स्टॉप, ठीक है, ईएनजी स्टार्ट, ईएनजी स्टॉप। इससे आप जो है यू कैन स्टार्ट द इंजन, स्टॉप द इंजन, you can use the accelerate function to accelerate, you can use the apply brake function to apply the brake। ठीक, तो ये रियल वर्ल्ड से रिलेटेबल है। हम जो रियल वर्ल्ड में चीजें करते हैं ना उससे रिलेटेबल बनता है, इसलिए क्लास हम यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड एंटिटीज। रियल वर्ल्ड एंटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्लासेस का यूज करते हैं। इससे हमारा बहुत सारा काम आसान हो जाता है, हमारे हमारे जो चीजों को सॉल्व करने का जो क्षमता है वो बढ़ जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो अपना कैपेबिलिटी है ना वो बढ़ने लगता है, बिकॉज हम रियल वर्ल्ड चीजों को एक्चुअली देखिए, प्रॉब्लम्स कहाँ आ रहे हैं, रियल वर्ल्ड में आते हैं। तो रियल वर्ल्ड को अगर के प्रॉब्लम्स को अगर सॉल्व करना है तो रियल वर्ल्ड एंटिटीज को बनाना पड़ेगा ना अपने प्रोग्रामिंग में, तभी तो हम उनको सॉल्व कर पाएंगे। प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉल्व होगा तो रियल वर्ल्ड में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी इंटर रिलेटेबल चीजें रहती हैं। तो क्लास का एक बहुत बड़ा जो है वो एक बोलना चाहिए योगदान होता है इन अवर प्रोग्रामिंग, so that it helps us to represent the real world entities। और रियल वर्ल्ड एंटिटीज में याद रखिएगा हमेशा कुछ ना कुछ डेटा मेंबर्स होंगे और कुछ ना कुछ उसके मेंबर फंक्शंस होंगे। So I will request all of you to do a kind of a research or a kind of a identification activity कि आपके आसपास में जो चीजें हैं जिसको यूज करके कुछ हम काम करते हैं, जैसे पंखा है, पेन है, टेबल चेयर है, तो उसको आप आइडेंटिफाई करें और उनका डेटा मेंबर्स को आइडेंटिफाई करें और उसके मेंबर फंक्शंस को आइडेंटिफाई करें। ये आप थोड़ा करके जरूर देखेंगे। ठीक है, तो अभी एक छोटा सा गेम खेल लेते हैं। तो आप में से जो है एनीबडी जिसको कोई भी एक रियल वर्ल्ड एंटिटी आप बताएं जो आपके पास है जिसको आप यूज करते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए, जैसे आप यूज कर रहे हैं। सर नोटबुक। नोटबुक, एग्जैक्टली। चलिए नोटबुक पे एनालाइज करते हैं। तो नोट, अब देखिए अगर मुझे नोटबुक बनाना है, अभी जैसे रियल वर्ल्ड एंटिटी है ना, तो नोटबुक। अब देखिए डेटा मेंबर्स क्या हो सकते हैं नोटबुक के, कैन एनीबडी टेल मी? डेटा मेंबर पेजेस। पेजेस, करेक्ट। सबसे आसान होता है नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, सोच लीजिए पेजेस जो है ये अपना एक हो गया है ना। और जैसे साइज ऑफ द नोटबुक, मतलब आप जो है रजिस्टर टाइप का है या छोटा नोटबुक है वगैरह, ये हो गया साइज। ये हो गया उसके डेटा मेंबर। ठीक है, अब मेंबर फंक्शंस बताइए तो उसका क्या फंक्शन हो सकता है? राइट ऑन द बुक, राइट ऑन द। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करता हूँ, राइट ऑन द बुक। ठीक है, राइट ऑन द बुक, या राइट, सिर्फ राइट ही लिख सकते हैं, राइट भी चलेगा, राइट कर सकते हैं। दूसरा क्या फंक्शन हो सकता है? रीड। वी कैन यूज द रीड फंक्शन टू रीड द डेटा प्रेजेंट इन द बुक। ठीक है, दीज आर द मेंबर फंक्शन। ठीक है, तो नाउ यू हैव क्रिएटेड अ नोटबुक in a programming language and you can use this notebook to read and write virtually in your programming। तो इसमें आप जो है जैसे आप कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उनका उसका आप एक रेप्लिका बनाएं। जैसे अभी जैसे अपन ने उसका एक वो बना दिया, एक सिमुलेशन जैसे बना दिया। अब इस सिमुलेशन को यूज करके आप उसमें एक्टिविटीज करके देख सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो उसको आप रिलेट कर सकते हैं टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व। तो दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग। ये आप जो है अपने जो है आइडेंटिफाई करें डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस क्या है आपके आजू बाजू में, जो आप देख रहे हैं, जो चीजें रखी हुई है जिसको आप यूज कर रहे हैं, तो उसका मेंबर फंक्शंस और मेंबर डेटा क्या बनता है, क्लास नेम आपका क्या बना सकते हैं, इसको जरूर आइडेंटिफाई करके देखें। ठीक है, तो ये एक्टिविटी जरूर करके देखिएगा, जैसे अभी अपन ने करके देखा। अभी
ठीक, तो नाउ अब ये जो अपन ने क्लास यहाँ पे लिखा है ना, इसका अगर यहाँ पे मैं सेमीकोलन हटा दूं तो ये जावा का क्लास बन जाता है। सेमीकोलन लगाने से ये सी प्लस प्लस का क्लास है, सेमीकोलन हटा देंगे तो ये जावा का क्लास है। देखिए कंपैरिजन का पॉइंट आपको फिर से एक और मिल गया, कंपैरिजन बिटवीन सी प्लस प्लस एंड जावा। सी प्लस प्लस में अगर इसी चीज को लिखना है तो यहाँ सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, जहाँ पे मेरे कर्सर ब्लिंक हो रहा है देखिए यहाँ पे सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। और यही चीज अगर मुझे जावा में लिखना है तो सेमीकोलन हटाना पड़ेगा। एज सिंपल एज दैट। सो ये आप जैसे बना लिए, यू हैव क्रिएटेड अ क्लास इन जावा, आपने जावा में क्लास बना लिया। ठीक है, चलिए अब क्लास के जैसे अपन ये चीजें बहुत सारी चीजें देख अभी समझी अपने बेसिक चीजें, मैं को और बाद में आपको पॉइंट वाइज समझाऊंगा, बताऊंगा, तो आप नोट भी करना बाद में। तो फिलहाल के लिए जो आइडिया मैंने आपको दिया है इसको ध्यान रखिएगा। व्हाई डू वी नीड अ क्लास? हम क्लासेस को यूज करते इसलिए हैं क्योंकि कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम क्लासेस बनाते हैं। अब आप इसको रिलेट कर पाएंगे। अभी यहाँ पे जो लिखा हुआ है देखिए, यहाँ पे लिखा है पब्लिक, मैं इसको कमेंट बना देता हूँ। कमेंट बनाने के लिए भी ऑलरेडी नो हम क्या यूज करते हैं, /* एंड */ ठीक है, तो अपन इसको कमेंट बना देते हैं। चलिए ये अपना जो अब यहाँ पे जो ऑलरेडी बना हुआ था उसके बारे में देखते हैं। तो जावा में कैसे दिखते हैं क्लासेस? तो जैसे मैंने अभी कहा कि आप यहाँ पे सेमीकोलन हटा देंगे कर्ली ब्रैकेट के बाद में, तो ये क्लास जो है जावा का क्लास बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा माई क्लास जो है वो जावा का क्लास है। जावा में अपन क्लास जब बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं, और इसमें पब्लिक आइडेंटिफायर दिया जाता है जो इसको एक्सेस मोड स्पेसिफायर बोलते हैं, या एक्सेस आइडेंटिफायर बोलते हैं, या एक्सेस मॉडिफायर भी कहा जाता है। तो पब्लिक जो है कीवर्ड हम यूज करते हैं तो गिव इट अ पब्लिक एक्सेस। तो हम पब्लिक एक्सेस क्यों दे रहे हैं इसके बारे में हम डिटेल में बाद में मैं आपको समझाऊंगा। सिर्फ इतना याद रखेंगे ये एक्सेस मोड है, ठीक है, इट प्रोवाइड्स एन एक्सेस मोड। एक्सेस मोड मतलब ये पर्टिकुलर क्लास कहाँ पे एक्सेस होगा उसका हम लोग स्कोप बताते हैं। हम स्कोप बता रहे हैं कि माई क्लास जो है, जो माई क्लास जो अपने क्लास बनाया है, ये कहाँ पे किस हद तक एक्सेस हो पाएगा। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि सोच लीजिए कि आपके पास एक घर है, घर का दरवाजा अगर नहीं है, इमेजिन करके देखिए, घर में कोई दरवाजा नहीं है, मतलब एंट्री गेट्स हैं लेकिन उसमें जो है वो दरवाजे नहीं है। तो आप क्या बोलेंगे, ये घर है कि पब्लिक एक्सेस एरिया है? बोलेंगे ना। देखिए आप कोई भी पब्लिक एक्सेस एरिया में जाएंगे उसमें दरवाजे नहीं रहते। अगर दरवाजे रहेंगे तो हमेशा खुले रहते हैं, ठीक है, रात को कभी बंद होते होंगे, लेकिन जनरली आप देखेंगे कि जो पब्लिक एक्सेस वाले एरियाज रहते हैं उसमें दरवाजे नहीं होते। सेम चीज अप्लाई होता है। देखिए जो भी रियल वर्ल्ड एंटिटीज में अप्लाई होता है ना, वही चीज हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी अप्लाई करते हैं, जावा और C++ में। तो जावा में हम लोग ने यहाँ पे लिखा पब्लिक, इसका मतलब माई क्लास की जो एक्सेसिबिलिटी है वो कोई भी कर सकता है, कोई एनीबडी कैन एक्सेस माई क्लास, इसलिए उसका पब्लिक रखा हुआ है। ठीक है, तो एक्सेस मोड क्या बता रहा है, पब्लिक का मतलब एनीबडी कैन एक्सेस। तो अब इसको भी ऑब्जर्व करके देखिए, मेन लिखा है उसमें भी पब्लिक लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, मेन के साथ पब्लिक लगा हुआ है, इसका क्या मीनिंग होगा? जो पब्लिक का मीनिंग है वही अप्लाई हो रहा है ना मेन के साथ भी। तो माई क्लास अगर पब्लिकली एक्सेसिबल है, इसका मतलब मेन भी माई पब्लिकली एक्सेसिबल है। मेन फंक्शन जो है वो भी पब्लिकली एक्सेसिबल है। ठीक है, एनीबडी कैन एक्सेस द मेन फंक्शन या मेन मेथड, इसको मेंबर मेथड बोलेंगे। तो रिमेंबर दिस इज नोन एज द मेंबर मेथड, है ना, दिस इज द क्लास। ठीक, तो माई क्लास इज द क्लास, मेन इज द मेंबर मेथड ऑफ माई क्लास। माई क्लास का ये क्या है, मेंबर मेथड है। जैसे अपन यहाँ पे देखा था ना, नोटबुक क्लास में देखा था, वैसे ही सिमिलरली माई क्लास का मेंबर मेथड है मेन। क्योंकि मेथड कैसे पहचाने, मेथड है ये पैरेंथेसिस जहां लग जाता है, ब्रैकेट जिसको बोलते हैं ना, इस नॉर्मल ब्रैकेट जो है, सिंपल ब्रैकेट, कर्व ब्रैकेट या पैरेंथेसिस बोला जाता है। जहां पे भी आप देख लें किसी आइडेंटिफायर नेम के साथ पैरेंथेसिस लग गया, दैट मींस इट इज अ मेथड या फंक्शन।
ठीक है. So main is a method and it is inside my class. So main is a member method of my class. Main is the member method of my class. ठीक. अब मेन करके क्यों लिखा गया, ये जावा कंपाइलर में डिफाइंड है कि अगर मेन मेथड आपने बनाया है तो जावा कंपाइलर बोलेगा कि मैं अपना एग्जीक्यूशन मेन मेथड से शुरू करूंगा. सेम थिंग अप्लाइज टू सी. सी प्रोग्रामिंग में भी आप मेन फंक्शन बनाते थे, तो द एग्जीक्यूशन वुड स्टार्ट फ्रॉम मेन फंक्शन. सेम यहाँ पे है कि जावा कंपाइलर जैसे ही देखेगा मेन फंक्शन आपने यहाँ पे बनाया है तो वो माई क्लास के अंदर एंटर करेगा और मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा. तो मेन फंक्शन क्या है, मेन मेथड जो है इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एग्जीक्यूशन. ठीक है. तो जैसे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर में, जैसे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर में हमने पब्लिक क्लास माई क्लास बनाया है, और भी अगर हम क्लासेस बना सकते हैं, जैसे मैं एक और क्लास बना सकता हूँ, क्लास माई क्लास 2 करके बना सकता हूँ, एक और क्लास बना सकता हूँ क्लास माई क्लास 3. आई कैन क्रिएट एन नंबर ऑफ क्लासेस आई वांट. ठीक है. उसके डेफिनेशंस में दे सकता हूँ, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करके उसके डेफिनेशंस में प्रोवाइड कर सकता हूँ. माई क्लास का डेफिनेशन ये है, माई क्लास 2 का डेफिनेशन ये है, माई क्लास 3 का डेफिनेशन ये है. लेकिन ये एक ही सिंगल जावा फाइल में, ये पूरा का पूरा कोड कहाँ है, एक सिंगल जावा फाइल के अंदर में है. तो जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है वो सिर्फ एक ही क्लास में हो सकता है, सभी क्लासेस में आप नहीं दे सकते. यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे जैसे मैंने दे दिया, यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते. दिस इज नॉट अलाउड. मेन जो है वो एक ही क्लास में होना चाहिए. ठीक है. मेन जो है, मेन फंक्शन एक ही, क्योंकि मेन फंक्शन, ये मेन मेथड है, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन. तो अगर हम 3-4 स्टार्टिंग पॉइंट दे देंगे तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा, भाई माई क्लास के अंदर से मेन को एग्जीक्यूट करूं कि माई क्लास 2 से करूं या माई क्लास 3 से करूं. तो ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है. इसीलिए ये चीज जो है कंपाइलर के रूल बुक में दिया गया है कि मेन मेथड जो है वो सिर्फ एक ही क्लास में होना चाहिए, इनसाइड अ सिंगल जावा फाइल. ये कहाँ पे है, इनसाइड ए सिंगल जावा फाइल. ठीक है. तो दिस कोड is inside a single Java file. और मोस्ट प्रोबेबली उसका नेम ये हो सकता है my class .java. ये हो सकता है उसका नाम, इट माइट बी. ठीक है. my class .java नाम से आप बना सकते हैं इसको. ठीक है. तो मेन मेथड क्या है, मेन मेथड इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन, जहां से एग्जीक्यूशन शुरू होगा. तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि हम चाहते हैं कि system.out.println लिख के मैं कुछ प्रिंट करवाना चाहता हूं आउटपुट स्क्रीन पे, वेलकम टू जावा, और सेमीकोलन लगाएंगे लास्ट में. ठीक. तो ये क्या कर रहे हैं हम, वी आर एक्चुअली इन्वोकिंग दिस प्रिंट फंक्शन. अब प्रिंट कैसे, मेंबर मेथड कैसे पता लगा, इट इज ए मेथड बिकॉज यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा हुआ है. ये ब्रैकेट देखें, इस ब्रैकेट वी आर अप्लाइंग हियर. सो प्रिंट इज ए मेंबर मेथड. अब किसका मेंबर मेथड, डॉट लगा हुआ है. ठीक है. डॉट लगा मतलब आउट, डॉट लगा हुआ मतलब आउट ऑब्जेक्ट का मेंबर मेथड है प्रिंट. आउट की पहले भी एक और डॉट लगा मतलब आउट कहाँ पे है, वो सिस्टम क्लास के अंदर में है. ठीक. सिस्टम क्लास के अंदर में एक आउट ऑब्जेक्ट है, उस आउट ऑब्जेक्ट के अंदर में एक प्रिंट मेथड है, उस प्रिंट मेथड को हम कॉल कर रहे हैं टू राइट समथिंग ऑन द आउटपुट स्क्रीन. ठीक. तो आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे में आपको मिल जाएगा एग्जीक्यूट करके, देखिए बटन है, उसको जैसे एग्जीक्यूट करोगे तो आपका आउटपुट देखिए, नीचे आउटपुट आ गया, देखिए वेलकम टू जावा. ठीक है. जो अपन ने यहाँ पे डबल कोट्स में लिखा था वेलकम टू जावा, वही एग्जैक्टली स्ट्रिंग हमको आउटपुट में मिल रहा है, वेलकम टू जावा. क्लियर. सो होपफुली एवरीवन इज एबल टू रन द प्रोग्राम. सबका रन हो गया. ठीक. वेरी गुड, वेरी गुड. उर्मी साहू, वेरी गुड. तो ये शुरुआत है. ठीक है. मैं स्लो एंड स्टडी चल रहा हूँ, बहुत जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ मैं, बट हर चीज को बहुत डिटेल में अच्छे से समझेंगे. मैं इसको और डिटेल में समझाने वाला हूँ नेक्स्ट क्लास में, अभी टाइम खत्म हो रहा है.
नेक्स्ट क्लास में हम इसको और डिटेल में समझेंगे, ठीक है। इसमें पब्लिक, स्टैटिक वगैरह बहुत सारी चीज, इसमें जो छोटे छोटे कीवर्ड यूज हुए हैं उसके अपन मीनिंग को एक्सप्लोर करके देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, चीजें जो है आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आज आज के लिए हम यहीं पे कॉमा लगाएंगे, नेक्स्ट क्लास के लिए तैयारी करेंगे। तो अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा, अगर अभी तक जो भी डिस्कशन हुआ है किसी को कोई डाउट या क्वेश्चन है तो पूछें, तब तक मैं जो है अटेंडेंस की तैयारी कर रहा हूँ। So anyone has any doubts, please ask me. ठीक, सो अटेंडेंस शीट आ गया है। चलिए अटेंडेंस शुरू करते हैं। आकाश देशमुख, आकाश देशमुख एब्सेंट। अभिषेक घोष, अभिषेक घोष एब्सेंट। अभिषेक मधुकर, अभिषेक मधुकर एब्सेंट। अभिषेक पांडे प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। अभिषेक तिरके, प्रेजेंट सर। आदित्य मुनि, आदित्य मुनि एब्सेंट। अक्षत पांडे, प्रेजेंट सर। अमान जैद, अमान सर, जैद। सर। आकाश देशमुख प्रेजेंट सर। आकाश देशमुख, रिप्लाई क्यों नहीं करते हो? सर वो टाइम पे म्यूटेड था। Sir, roll number 2, Abhishek Ghosh, also present. अरे टाइम पे बोला करो। अक्षत पांडे इज प्रेजेंट, अक्षत पांडे, यस सर, प्रेजेंट। ठीक ठीक। अमान जैद, अमान जैद एब्सेंट। अमन भगत, यस सर। ठीक है। अमित गुप्ता, अमित गुप्ता एब्सेंट। सर अमान जैद अहमद प्रेजेंट सर। भैया टाइम पे बोला करो। सर अमितेश मैं बोल पात्रा, हाँ ठीक है बेटा, प्रेजेंट कोई सर। बात। अमितेश पात्रा प्रेजेंट। प्रेजेंट सर। अनिकेत, अनिकेत नायक, अनिकेत नायक एब्सेंट। अंकित कुमार, प्रेजेंट सर। अनुष्का यादव, प्रेजेंट सर। अपूर्व सिंह, प्रेजेंट सर। अविरल चतुर्वेदी, अविरल एब्सेंट। आयुष गौर, प्रेजेंट सर। गौरव सिंह प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। हर्ष खत्री, प्रेजेंट सर। हर्ष खत्री प्रेजेंट। प्रेजेंट हर्षित सर। सोनी, हाँ ठीक। हर्षित सोनी, हर्षित सोनी एब्सेंट। इशाब ठाकुर प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। जाफरीन,